नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी के लिए शिक्षण और शोध अभिवृत्ति के पार्ट 2 के प्रश्नों को लेकर आई हूं। पार्ट 1 का वीडियो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ये सारे प्रश्न अभी तक नेट जेआरएफ की परीक्षा और विभिन्न राज्यों की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्या सहित हल है। तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए। ये वीडियो आप सभी के जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायी सिद्ध होगा। तो हमारे चैनल से बने रहिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाइए। तो मित्रों, चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 आप ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हमने पिछली वीडियो में 50 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। उसके आगे का प्रश्न है, नीचे दो सेट दिए गए हैं। एक सेट में अधिगमकर्ता की विशेषताओं का प्रकार दिया गया है और सेट 2 में उनकी व्याख्या दी गई है। दोनों सेटों का सुमेलन कीजिए। ठीक है, तो हम इन दोनों सेट को देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, सीधे इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो हमें सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अकादमिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अकादमिक विशेषताएं, अधिगमकर्ता आवश्यकता पड़ने पर अपने पाठ्यक्रम में विभिन्न तथ्यों का चयन करता है। सामाजिक विशेषताएं हैं, अधिगमकर्ता समकक्षियों के टीम मेंबर के रूप में कार्य करता है। भावनात्मक विशेषताएं हैं, अधिगमकर्ता अपनी कक्षा के सदस्यों की पसंद और नापसंद की दृष्टि से व्यक्तिगत मतभेदों को सम्मान देना शुरू कर देता है। और संज्ञानात्मक विशेषताएं कौन सी हैं। अधिगमकर्ता संबंधित संदेशों का सही रूप में संकेतन और विसंकेतन करता है। तो आपको अकादमिक विशेषताओं को समझना होगा, सामाजिक विशेषताओं को समझना होगा, भावात्मक विशेषताओं को समझना होगा और संज्ञानात्मक विशेषताओं को समझना होगा। तभी इस प्रकार के जो सेट दिए रहेंगे इनका आप मिलान कर पाएंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अवबोध स्तर पर शिक्षण आयोजित करने हेतु मुख्य आवश्यकताएं क्या हैं। तो इसका आंसर है 1145। ठीक है, हम पहले देख लेते हैं पहले वाले को कि अवबोध स्तर पर शिक्षण आयोजित करने हेतु मुख्य आवश्यकताएं क्या हैं। अवधारणाओं से संबंधित बड़ी संख्या में सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण देना। ठीक है, तो अवबोध स्तर पर आप क्या करेंगे, जो अवधारणाएं हैं उनसे संबंधित बहुत बड़ी संख्या में सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण देंगे। फिर किसी मुद्दे के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की जांच हेतु परिचर्चा आयोजित करेंगे अवबोध स्तर पर। और फिर विद्यार्थियों को प्रस्तुत तथ्यों की स्वयं द्वारा व्याख्या करने का अवसर प्रदान करेंगे। तो इसका आंसर यही होगा। इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अवबोध स्तर पर शिक्षण आयोजित करने हेतु मुख्य आवश्यकताएं हैं, प्रस्तुत किए जा रहे तथ्यों और अवधारणाओं से संबंधित सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण बड़ी संख्या में दिए जाएं, किसी मुद्दे के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की जांच हेतु परिचर्चा आयोजित करना, विद्यार्थियों को प्रस्तुत तथ्यों की स्वयं द्वारा व्याख्या करने का अवसर प्रदान करना, फिर है तथ्यों को स्मरण करने के साथ साथ उन्हें समझना। अगला है प्रस्तुत विषय में दक्षता प्राप्त करना एवं सामान्यीकरण की क्षमता को विकसित करना। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए सहायक व्यवहार के वर्ग के अंतर्गत आती है। तो एक मिनट, इसका ऑप्शन इधर होगा।
इसका आंसर होगा, हम सीधे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बोरिस के अनुसार बेहतर शिक्षक के लिए 5 मुख्य व्यवहार हैं जो पाठ्यक्रम स्पष्टता, अनुदेशात्मक विविधता, शिक्षक कार्य अभिविन्यास, अधिगम प्रक्रिया में व्यस्तता और विद्यार्थी सफलता दर है। और इन मुख्य व्यवहार से संबंधित 5 सहायक व्यवहार हैं: विद्यार्थी मत का प्रयोग, संरचना बनाना, प्रश्न पूछना, परीक्षण करना तथा शिक्षक का प्रभाव। अगला प्रश्न है निम्न अगला प्रश्न है, शिक्षण की निम्नलिखित क्षमताओं की सूची में से उनकी पहचान कीजिए जो व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति से संबंधित हैं। ठीक है, तो व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति से संबंधित हैं तीसरा और पांचवा, नियंत्रण की संस्थिति और आत्म प्रभावोत्पादकता। इसकी व्याख्या देख लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। व्यक्तित्व और अभिवृत्ति से संबंधित शिक्षण क्षमताएं निम्न हैं: नियंत्रण की संस्थिति और आत्म प्रभावोत्पादकता। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समावेशी शिक्षण की अवधारणा की व्याख्या करता है? तो इसको देख लेते हैं। इसका आंसर है डी। शिक्षण विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ सिखाता है। इसकी व्याख्या देख लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। शिक्षण पद्धति की ऐसी अवधारणा जब शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाता व सिखाता है तो उसे समावेशी शिक्षण की अवधारणा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, समावेशी शिक्षण का उद्देश्य सभी प्रकार के बच्चों को एक समान अवसर प्रदान करने के साथ साथ पूर्ण भागीदारी व समान शिक्षा की प्राप्ति का माहौल निर्माण करना होता है ताकि उनके अंदर आत्मविश्वास जागृत हो सके। समावेशी शिक्षण के अंतर्गत शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग बालक, अभिगमन अशक्त बालक तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्धन, पिछड़े वर्ग के बालकों का समावेश होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन कक्षागत शिक्षण की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है? तो कक्षा में छात्रों द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछने के माध्यम से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कक्षागत शिक्षण का अर्थ है शिक्षक द्वारा कक्षा में शिक्षार्थियों को सीखने के लिए तैयार करना तथा उनके लिए सीखने की उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना और उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। कक्षा में छात्रों द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछना कक्षागत शिक्षण की उच्च विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षागत शिक्षण प्रभावशाली है। अगला प्रश्न है, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है? तो अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना है। चर्चा विधि शिक्षण की एक बहुउपयोगी विधि है। जब शिक्षक छात्रों के सहयोग से किसी जटिल समस्या के समाधान तक पारस्परिक आदान प्रदान एवं तर्क के माध्यम से पहुंचता है तो इसे चर्चा विधि कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक पूर्व में ही छात्रों को चर्चा का विषय, दिन, समय, अवधि एवं कालांश आदि सुनिश्चित कर देता है और छात्रों से चर्चित विषय के सभी पक्षों को तैयार करके लाने के लिए सूचित करता है। यदि वह आवश्यक समझता है तो उस विषय वस्तु की पृष्ठभूमि, पुस्तकालय, सहायक सामग्री एवं पुस्तकों आदि की भी जानकारी प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? तो इसका आंसर होगा अनुदेशनात्मक विविधता। इसको देख लेते हैं। शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके लिए परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं ताकि अधिगमकर्ता एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करे और इच्छित लक्ष्यों का अनुभव करे। शिक्षक शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए विविध अनुदेशात्मक प्रविधियों का प्रयोग करता है।
अगला है, निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण व्यवहारों की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में योगदान देते हैं। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। अब इसका आंसर हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण व्यवहारों की उन विशेषताओं की पहचान करिए जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में योगदान देते हैं। तो इसमें सबसे पहले है पाठों की स्पष्टता, जिससे अधिगमकर्ताओं को विचार स्पष्ट किए जाते हैं। अगला है शिक्षक कार्य अभिविन्यास, जो स्पष्ट रूप से परिभाषित यूनिट के निष्कर्षों पर केंद्रित हो। और अगला है अधिगम प्रक्रिया में लगना, जिससे विद्यार्थियों द्वारा अधिगम में लगाए जाने वाले समय की समाविष्टि है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बोरिस के अनुसार महत्वपूर्ण 5 व्यवहार हैं जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में योगदान देते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पाठ स्पष्टता, निर्देशात्मक विविधता, शिक्षण कार्य अभिविन्यास, अधिगम प्रक्रिया में लगे रहना और छात्र सफलता दर। अगला प्रश्न है, प्रभावोत्पादक शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवहार है? तो इसका आंसर है उन अधिगमकर्ताओं को विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अधिगमकर्ताओं को विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है प्रभावोत्पादक शिक्षण का प्रमुख व्यवहार गुण है। बोरिस प्रभावोत्पादक शिक्षण के 5 प्रमुख व्यवहार बताते हैं। पाठ स्पष्टता, निर्देशात्मक विविधता, शिक्षण कार्य अभिविन्यास, अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता और छात्रों का सफलता दर। अगला प्रश्न है, विद्यालयी अधिगम में योगदान देने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जिन्हें सामाजिक दक्षता के रूप में माना जाता है? हम सीधे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सामाजिक दक्षता के अंतर्गत सामाजिक संवेदनात्मक, संज्ञानात्मक तथा व्यवहारात्मक कौशल आते हैं। अतः विद्यालयी अधिगम में योगदान देने वाले कारक निम्न हैं जिन्हें सामाजिक दक्षता के रूप में माना जाता है। इसमें है अभिप्रेरणा, सामाजिक कौशल, पारिवारिक मदद। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अध्यापक प्रवीणता व्यक्तित्व और अभिवृत्ति के अनुक्षेत्र से संबंधित है? तो इसको देख लेते हैं। ये वाला नियंत्रण और आत्मा सामर्थ्य की संस्थिति। ठीक, इसकी व्याख्या देख लीजिए। नियंत्रण और आत्म सामर्थ्य की संस्थिति अध्यापक प्रवीणता के व्यक्तित्व और अभिवृत्ति के क्षेत्र के अनुक्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों के आलोक स्पेक्ट्रम में किन विधियों को संवाद परक माना जाता है? तो सी और डी को संवाद परक माना जाता है। तो देख लेते हैं। अनुशिक्षण और समूह चर्चा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संवाद परक शिक्षण विधि एक संप्रेषण विधि है जिनमें उन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है जो संप्रेषण से जुड़े होते हैं। संवाद परक शिक्षण विधियों के आलोक में अन्य विधियां अधोलिखित हैं। व्याख्यान, अनुशिक्षण, समूह चर्चा, प्रश्न उत्तर प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षण व्यवहार का आधार है? तो प्रभावी शिक्षण व्यवहार का आधार है कम त्रुटि दर, उच्च सफलता को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों के आत्मसम्मान और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाना। इसकी व्याख्या देख लीजिए।
त्रुटि की दर को कम करना अर्थात सफलता के उच्च स्तर को प्राप्त करने हेतु बढ़ावा देकर विद्यार्थियों के आत्मसम्मान और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाना प्रभावी शिक्षण व्यवहार का आधार होता है। प्रभावी शिक्षण व्यवहार के अंतर्गत एक शिक्षक शिक्षण कार्य को करते समय उन सभी व्यवहारों को कुशलतापूर्वक करता है जिससे छात्र अधिगम के उच्च स्तर की प्राप्ति हो सके। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षण को सातत्यक की तरह देखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रकारता शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करती है? तो इसका आंसर है अनुदेश। इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। यदि शिक्षण को सातत्यक की तरह देखा जाता है तो अनुदेशन प्रकारता शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी शिक्षण पद्धतियों प्रत्यक्ष अधिगम के लिए उपयोगी है? तो चलिए इसको हम सीधे देख लेते हैं। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निरूपण तथा भूमिका निर्वाह, कार्यशाला एवं दत्त कार्यों में प्रतिभागिता एवं मुक्स व आनुभाविक ह्यूरिस्टिक पहल इत्यादि शिक्षण पद्धतियां प्रत्यक्ष अधिगम के लिए उपयोगी होती हैं। अधिगम शैली से अभिप्राय अधिगम के लिए अपनाए गए ऐसे तरीके, साधन या पद्धति से है जिससे एक अधिगमकर्ता को किसी अधिगम परिस्थिति में अपने सामर्थ्य तथा अधिगम उद्देश्य के अनुरूप अच्छे अधिगम परिणामों की प्राप्ति हो सके। अगला प्रश्न है, शिक्षण में निम्नांकित में से कौन से अधिगम परिणाम अवबोध स्तर पर प्रयुक्त होते हैं? तो इसका आंसर है तथ्यों के मध्य संबंध और स्वरूप देखना। इसको देख लेते हैं, इसकी व्याख्या। शिक्षण के स्तर में तथ्यों के मध्य संबंध और स्वरूप देखने संबंधी अधिगम परिणाम अवबोध स्तर पर प्रयुक्त होते हैं। अवबोध स्तर के प्रमुख प्रस्तावक हेनरी सी मॉरिसन हैं। इस स्तर में तथ्यों को केवल याद रखना आवश्यक नहीं है बल्कि उसे समझना भी अति आवश्यक है। इस स्तर पर सामान्यीकरण की क्षमता को विकसित किया जाता है। सामान्यीकरण करने का अर्थ होता है अवधारणा, सिद्धांत, परिभाषा आदि को समझना। अगला प्रश्न है, कोई अध्यापक अपनी कक्षा में प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है या करती है, यह शिक्षण के किस स्तर से संबंधित होता है? तो ये शिक्षण के अवबोध स्तर से संबंधित होता है। इसको देख लेते हैं। कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता या करती है तो यह शिक्षण के अवबोध स्तर से संबंधित होगा। इस स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को अवबोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों की सहभागिता बनी रहती है। यह शिक्षण उद्देश्य केंद्रीय तथा सूझबूझ से युक्त होता है। अगला है, ज्ञान तक पहुंचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है? तो इसका आंसर है वैज्ञानिक विधि में। इसकी व्याख्या देख लीजिए। ज्ञान तक पहुंचने के लिए संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने के लिए वैज्ञानिक विधि पर बल दिया जाता है। ज्ञान प्राप्ति की यह विशेष विधि है जिसमें संयुक्त रूप से एक दूसरे के विपरीत गुणों वाले विधियों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः विशिष्ट से सामान्य की ओर की विधि आगमनात्मक विधि में और सामान्य से विशिष्ट की ओर विधि निगमनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक विधि दोनों सिद्धांतों पर काम करती है। पहली खोज विधि और दूसरी अवधारण या मानने की विधि। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर है शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना। इसकी व्याख्या देख लीजिए। प्रभावी शिक्षण वह तकनीकी है जिसमें ज्ञान का प्रवाह सतत बिना किसी अवरोध के बनी रहे और छात्र आसानी से ज्ञान ग्रहण कर सकें। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक समय समय पर श्रव्य दृश्य चित्र आदि उपकरण का सहारा लेते हैं।
अगला प्रश्न है, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? तो ये निदर्शन पद्धति के द्वारा संभव है। इसको देख लेते हैं। निदर्शन पद्धति या प्रदर्शन विधि। व्याख्यान विधि एक पक्षीय प्रक्रिया मानी जाती है जिसमें शिक्षक के अत्यधिक प्रभुत्व के लिए छात्र हितों का बलिदान किया जाता है। प्रदर्शन विधि इस तथ्य को समाप्त करके ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करती है जहां शिक्षक छात्र दोनों ही रुचिकर परिवेश में मिलजुल कर कार्य करें। इस प्रकार से ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाकर बालकों का सर्वोत्तम ढंग से विकास किया जाता है। इस विधि में एक शिक्षक प्रयोग प्रदर्शन दोनों का ही संयुक्त एवं प्रभावी ढंग से प्रयोग करता है। शिक्षक व्याख्यान भी प्रस्तुत करता है, समझाता भी है, प्रश्न भी पूछता है तथा उत्तर भी प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, प्रवर्तमान चालू शिक्षण अधिगम सूत्रों के दौरान कौन सी आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसमें निर्माणात्मक, इसकी व्याख्या देख लीजिए। प्रवर्तमान शिक्षण अधिगम के दौरान निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। यह प्रगतिशील शिक्षण कार्यक्रम का महत्व जानने की एक विधि है। इस मूल्यांकन के द्वारा छात्र शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी सफलता या विफलता के बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकता है। यह छात्रों की शिक्षण संबंधी त्रुटियों को सुधारने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकलात्मक मूल्यांकन, निकष संदर्भित परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण, तो इसको मिलाना है। तो हम सीधे इसको सही सुमेलन देख लेते हैं। देखिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन, इसके प्रयोग का प्रयोजन सुधार की गुंजाइश और संभाव्यता की पहचान करने के लिए होता है। ठीक है, इसके प्रयोग का प्रयोजन सुधार की गुंजाइश और संभाव्यता की पहचान करने के लिए होता है। फिर है संकलनात्मक मूल्यांकन, इसका प्रयोजन अधिगम स्तर आंकना होता है। फिर निकष संदर्भित परीक्षण, आधिपत्य सूचक मानक है ये। फिर मानक संदर्भित परीक्षण, रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशतता आधारित रैंक और मानक प्राप्तांक का प्रयोग किया जाता है मानक संदर्भित परीक्षण में। अगला प्रश्न है, जब कोई परीक्षण प्रदत्त किसी परिभाषित क्षेत्र में छात्र छात्रा के प्रवीणता स्तर को इंगित करते हैं तो मूल्यांकन की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मूल्यांकन की इस प्रक्रिया को निकष संदर्भित परीक्षण कहते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निकष संदर्भित परीक्षण के परीक्षण प्रदत्त किसी परिभाषित क्षेत्र में छात्र छात्रा के प्रवीणता स्तर को इंगित करते हैं। निकष संदर्भित परीक्षण पद का प्रयोग सर्वप्रथम ग्लेसर ने 1963 में किया था। अगला है, किसी कॉलेज में एक शिक्षक ने अपने छात्रों के निष्पादन को सूचित करने के लिए आयोजित इकाई परीक्षण में परसेंटाइल शतांश अनुस्थिति प्रदान की। यह किस प्रकार के मूल्यांकन प्रक्रिया कहलाएगी? तो ये जो है मानक संदर्भित मूल्यांकन प्रक्रिया कहलाएगी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मानक संदर्भित परीक्षण का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि की तुलना अन्य छात्रों की उपलब्धि से करना या छात्रों की संप्राप्ति को किसी ज्ञात समूह के अन्य छात्रों के सापेक्षिक स्थिति के रूप में व्यक्त करता है। इसमें प्राप्तांकों की व्याख्या उस परीक्षण में मानक के आधार पर किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा निर्माणात्मक मूल्यांकन प्रणाली में। ठीक है, इसमें डी में। इसको देख लेते हैं। निर्माणात्मक
निर्माणात्मक मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है। इसे आंतरिक मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। इसके उदाहरण हैं इकाई के अंत में परीक्षण, मौखिक परीक्षण, त्रैमासिक परीक्षण आदि। ये थोड़ा ब्लर हो गया है इसलिए मैंने इसको पढ़ दिया। अगला है मूल्यांकन के परिणामों को प्रस्तुत करते समय कॉलेज शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों द्वारा प्रदत्त किए गए अंकों के स्थान पर शतमक श्रेणी का प्रयोग किया। इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहा जाएगा? तो इस प्रकार के मूल्यांकन को मानक संदर्भित मूल्यांकन कहा जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मूल्यांकन के परिणामों को प्रस्तुत करते समय कॉलेज शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के स्थान पर शतमक श्रेणी का प्रयोग किया। यह मानक संदर्भित प्रकार का मूल्यांकन है। इस मूल्यांकन में किसी भी विधि का प्रयोग किसी के प्रदर्शन की तुलना उनके समूह या कक्षा में दूसरे लोगों से करने में किया जाता है। अगला है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। फॉर्मेटिव या निर्माणात्मक मूल्यांकन, फिर है संकलनात्मक मूल्यांकन, फिर है मानक संदर्भित परीक्षण, ठीक। तो हम फिर डी है निकट संदर्भित परीक्षण। तो हम सीधे इसका जो सूची मिला हुआ है वहीं से देख लेते हैं। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन आकलन का उद्देश्य सुधार की गुंजाइश की पहचान करना है। संकलनात्मक मूल्यांकन कम से कम तत्कालीन प्रभावी संदर्भ हेतु मूल्यांकन का स्वरूप निर्णय परक होता है। फिर मानक संदर्भित परीक्षण में क्या होता है? परीक्षण प्रदत्त हमें विद्यार्थी की अनुपस्थिति को निर्धारित करने में सहायता करते हैं। फिर निकष संदर्भित परीक्षण, ये होता है परीक्षण प्रदत्त हमें विद्यार्थी को प्रवीणता के स्तर के बारे में बताते हैं। अगला प्रश्न है निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ावा देना होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन विकासोन्मुखी होता है, निर्णयात्मक नहीं। इसका प्रयोजन विद्यार्थियों के अधिगम और अध्यापन को सुधारना होता है। अतएव इसका मुख्य कार्य शिक्षक और विद्यार्थियों को जानकारी देना है, जिससे वे अपनी कमजोरी और मजबूतियों को जानकर अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को सुधार सकें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक मूल्यांकन का एक विकल्प नहीं है? तो इसमें पारंपरिक मूल्यांकन का कौन सा विकल्प नहीं है? चारों विकल्प देख लीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्न, कार्य निष्पादन परीक्षण, पोर्टफोलियो और प्रदर्शनियां। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है तो पारंपरिक मूल्यांकन का एक विकल्प नहीं है। बहुविकल्पीय प्रश्न जो है इसका विकल्प नहीं है। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कार्य निष्पादन परीक्षण, पोर्टफोलियो तथा प्रदर्शनियों इत्यादि पारंपरिक मूल्यांकन का विकल्प है, किंतु बहुविकल्पीय प्रश्न पारंपरिक मूल्यांकन का विकल्प नहीं है। बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रयोग मूलतः आधुनिक मूल्यांकन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग मूल्यांकन के दौरान किए जाने से कम समय में ही पूरे अध्ययन सामग्री का मूल्यांकन कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन मानकों पर नजर रखने के साथ समय समय पर आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर है योगात्मक मूल्यांकन। इसको देख लेते हैं। जब छात्रों के सीखने की बात आती है तो उनके शिक्षण संस्थान सीखने के ग्राफ, समझ के स्तर और प्रगति का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। प्रारंभिक मूल्यांकन FA सीखने की प्रक्रिया के दौरान आयोजित किया जाता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन SA मानकों पर नजर रखने के साथ समय समय पर या केवल पाठ्यक्रम या इकाई के अंत में किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन छात्रों के मूल्यांकन को संदर्भित करता है जो परिणाम पर केंद्रित है। यह ग्रेडिंग प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो प्रतिभागियों को समय समय पर दिया जाता है। आमतौर पर पाठ्यक्रम, शब्द या इकाई के समापन पर यह आयोजित होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रम या कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, सीखने की प्रगति की जांच करना आदि एक संकेतक के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त स्कोर, ग्रेड या प्रतिशत जो पाठ्यक्रम की गुणवत्ता को दर्शाता है और स्कूल में रैंकिंग के लिए एक आधार
बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस आकलन प्रविधि में अंतर्भूत प्रेरणा को बढ़ाने हेतु इष्टतम संभावना है? तो इसका आंसर है रचनात्मक आकलन आधारित मूल्यांकन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रचनात्मक आकलन आधारित मूल्यांकन प्रविधि में अंतर्भूत प्रेरणा को बढ़ाने हेतु इष्टतम संभावना है। रचनात्मक आकलन कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, जो सतत रूप से औपचारिक तथा अनौपचारिक परिस्थितियों में किया जाता है। कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों को सीखने सिखाने के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं, जिससे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कर सकें। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं की गतिविधियों के माध्यम से अपने अनुभव एवं गलतियों के निरंतर सुधार से करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रणाली नवोन्मेषी प्रैक्टिस की श्रेणी के अंतर्गत शामिल है? तो इसका आंसर है अधिगम परिणाम पर आधारित मूल्यांकन। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। अधिगम परिणाम पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली नवोन्मेषी प्रैक्टिस की श्रेणी के अंतर्गत शामिल है। मूल्यांकन के अंतर्गत छात्र व्यवहार का परिणात्मक तथा गुणात्मक व्यवहार का अध्ययन एवं उसके मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला है बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना। दूसरा, यह जांचना कि बच्चों में कुशलता, योग्यता इत्यादि को कितना ग्रहण किया गया। तीसरा है उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना। और चौथा है बालकों के चहुमुखी विकास को निरंतर गति प्रदान करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है? तो इसका आंसर होगा मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। ये इसकी विशेषता है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। बच्चों के लगातार प्रतिपुष्टि के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन अत्यधिक सहायक होता है। इस मूल्यांकन के दौरान अध्यापक अध्यापन के समय यह जांच करते हैं कि बच्चे अनुभूतियों व अभिव्यक्तियों और ज्ञान को कितना आत्मसात किया है। इसे रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को रचनात्मक प्रतिक्रिया में सक्षम बनाना होता है, जो उनको बेहतर ढंग से सीखने में प्रभावी रूप से मदद करें। निर्माणात्मक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता यह है कि मूल्यांकन का प्रयोग शिक्षण कार्य के दौरान किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन को इंगित करता है? तो श्याम जी को अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त हुए, ये जो है मूल्यांकन को इंगित करता है। इसकी व्याख्या देख लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रयत्नों की सफलता, असफलता या आंशिक सफलता का जिस कारण या जिस प्रकार पता लगाया जाता है, उसी का नाम मूल्यांकन है। शिक्षण में भी पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए किए गए प्रयत्नों की सार्थकता का पता लगाना ही शिक्षण का मूल्यांकन है। अगला प्रश्न है, नैदानिक मूल्यांकन अभी निश्चित करता है। जो नैदानिक मूल्यांकन होता है वो क्या निश्चित करता है? अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नैदानिक मूल्यांकन अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान को अभिनिश्चित करता है, ताकि विद्यार्थी सही तरीके से अधिगम कर सके। मूल्यांकन प्रक्रिया को निम्नांकित विशेषताओं में से निर्माणात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषताओं को पहचान करें। कूट में से सही उत्तर को चुनें। तो इसका आंसर होगा बी 2, 5, 6। तो हम देख लेते हैं 2, 5, 6 में क्या है। मूल्यांकन अनुदेश के दौरान घटित होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है और मूल्यांकन छात्रों और शिक्षकों की प्रतिभागिता पर आधारित होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया की विशेषताओं में से निर्माणात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषता निम्नलिखित है। मूल्यांकन अनुदेश के दौरान घटित होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है। मूल्यांकन छात्रों और शिक्षक की प्रतिभागिता पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की प्रस्तुति में रचनात्मक कौशल और सृजनशीलता का प्रभावी मूल्यांकन
निम्नांकित में से किस परख परीक्षण द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर है निबंध प्रकार जांच। इसको देख लेते हैं, इसकी व्याख्या तो क्लियर हो जाएगा। विद्यार्थियों की प्रस्तुति में रचनात्मक कौशल और सृजनशीलता का प्रभावी मूल्यांकन करने के लिए निबंध प्रकार के जांच के द्वारा परख परीक्षण किया जा सकता है। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षक को बताता है कि सीखे गए पाठ को शिक्षार्थी किस प्रकार से आत्मसात और उपयोग कर रहे हैं। रचनात्मक मूल्यांकन में प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक तथा आकलन सम्मिलित रहता है। निबंधात्मक प्रकार के जांच के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है जिसका उत्तर एक या अधिक पृष्ठों में लिखा जाता है। निबंध प्रकार के प्रश्न परीक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है विद्यार्थियों द्वारा लिखी गई विषय वस्तु की जांच कर उसका मूल्यांकन करना। फिर है विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान से मिलते जुलते तथ्यों को देखना। अगला है विषय की समस्या एवं मुद्दों का आकलन करना, अनुमान के आधार पर सूचनाओं तथा तथ्यों को व्यवस्थित करना और उसका विश्लेषण करना, तथ्यों एवं अवधारणा के अनुसार अपने विचार प्रकट करना इत्यादि। अगला प्रश्न है नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है। तो नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनके समाधान। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान नैदानिक मूल्यांकन में सुनिश्चित होता है। इसके अंतर्गत छात्र की समस्त परिस्थितियों का अवलोकन करके विशिष्ट प्रभावों पर ध्यान दिया जाता है। निदानात्मक के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। अगला है निर्माणात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य है सतत फीडबैक प्रदान, विद्यार्थी अधिगम की निगरानी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य विद्यार्थियों के अधिगम की निगरानी करना तथा सतत फीडबैक प्रदान करना है। समग्र शैक्षिक कार्य को जारी रखने अथवा उसे आवश्यकता के अनुसार बदलने संबंधी सूचना को एकत्र करना निर्माणात्मक मूल्यांकन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यह शैक्षिक क्रम को निर्धारित करता है और हर संभव प्रयत्न करता है कि अध्यापन अधिगम को अच्छा और रोचक बना सके। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के अधिगम को प्रगतिशील बनाना होता है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन प्रणाली की दृष्टि से सेट 1 के मदों को सेट 2 के मदों के साथ सुमेलित कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए। तो हमको सेट 1 और 2 को मिलाना है, तो हम सीधे व्याख्या के माध्यम से इसे मिला देते हैं। ठीक है, देखिए जो रचनात्मक मूल्यांकन है उसमें प्रश्नोत्तरी और चर्चाएं आएंगी। संकलनात्मक मूल्यांकन में अंतिम अधिगम परिणामों को श्रेणीकरण। फिर सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसमें होगा नियमितता के साथ संज्ञानात्मक सहसंज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन। फिर मानस और निकष संदर्भित मूल्यांकन में किसी समूह और कुछ संदर्भित मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर परीक्षण और उनकी व्याख्या। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से परीक्षण के किस प्रकार में एक विद्यार्थी के दूसरे विद्यार्थी के कार्य निष्पादन के साथ परस्पर तुलना की जाती है? तो मानक संदर्भित परीक्षण में ऐसा किया जाता है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। मानक संदर्भित परीक्षण में एक विद्यार्थी के दूसरे विद्यार्थी के कार्य निष्पादन के साथ परस्पर तुलना की जाती है। एक पाठ्यचर्या का परीक्षण एक निश्चित निष्कर्ष जिसे निकष संदर्भित परीक्षण CRT कहते हैं अथवा एक सामान्य वितरण जिसे मानक संदर्भित परीक्षण कहते हैं जैसे एक मानक के संबंध में किया जा सकता है। साधारणतः भारतीय स्कूल पद्धति में हम मानक संदर्भित परीक्षण का प्रयोग करते हैं जहां परीक्षण के परिणाम का प्रयोग पाठ्यचर्या के 2 सेटों का मिलान करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर है अभिक्षमता परीक्षण। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अभिक्षमता परीक्षण अधिकतम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है। अभिक्षमता परीक्षण वह होता है जिसकी रचना किसी विशेष प्रकार की तथा सीमित क्षेत्र की क्रिया करने की बीजभूत योग्यता के मापने के लिए की जाती है। अभिक्षमता मापन हेतु अभिक्षमता परीक्षणों का उपयोग किया जाता है।
प्रकृति के आधार पर अभिक्षमता परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, दूसरा है भेदक अभिक्षमता परीक्षण और तीसरा है विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। अगला है उद्देश्य अनुमान करना अथवा उन व्यक्तियों की पहचान करना है जो किसी खास दिशा में विकसित होने की क्षमता रखते हैं या जिनके किसी विशिष्ट प्रशिक्षण से सर्वाधिक लाभान्वित होने की संभावना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप कौन सा परीक्षण करेंगे? तो इसका आंसर होगा अभिक्षमता परीक्षण। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह अनुमान करना अथवा उन व्यक्तियों की पहचान करना जो किसी खास दिशा में विकसित होने की क्षमता रखते हैं या जिनको किसी विशिष्ट प्रशिक्षण से सर्वाधिक लाभान्वित होने की संभावना है, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभिक्षमता परीक्षण का उपयोग करेंगे। सभी प्रकार की प्रवेश परीक्षाएं अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है। तो मित्रों, आज की क्लास यहीं तक। तो ये सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर से देख लीजिएगा। अब हम इसके बाद अगले टॉपिक को लेकर आएंगे जो आपके नेट की परीक्षा के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसको हम व्याख्या सहित लाएंगे। जो विगत वर्ष पूछे गए प्रश्न हैं उससे क्या होगा कि जो रिपीट होंगे वो तो आप कर लेंगे और व्याख्या के माध्यम से आपको नए प्रश्न मिल जाएंगे। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।